हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है सर्वाधार का है डे 22। इसमें मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हमारे पिछले वीक में करंट अफेयर्स आए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूंगी, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्लियर? सो हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हमने जो करंट अफेयर लिए हैं, जो आपके साथ न्यूज डिस्कस करती हूँ, उनके सोर्सेज डिफरेंट हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से हमने करंट अफेयर्स को पिक किया है, जैसे कि द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम, पीआरएस, योजना एंड डाउन टू अर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पीआईबी, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, योजना एंड कुरुक्षेत्र। राइट? सो अलग अलग सोर्सेज से करंट अफेयर को यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। और आपके प्रीलिम्स के लिए, सीएसए प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इनिशिएटिव है, सर्वाधार इनिशिएटिव, जो कि सिविल स्टेप आईएएस ने चलाया है। सो हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर मुद्दा है, इशू है, न्यूज है, वो है पोलरिस डॉन मिशन। पोलरिस डॉन मिशन क्या है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा न्यूज है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो हमारा स्पेस वाला सेगमेंट है उससे रिलेटेड ये हमारा न्यूज है स्पेस का। सो इंडियन एक्सप्रेस इसका सोर्स है, देख लेते हैं। पोलरिस डॉन अनदर स्मॉल स्टेप्स टू मार्स, यानी कि जो पोलरिस डॉन मिशन है ये एक दूसरा अनदर स्टेप है मार्स के लिए। ये यहाँ पर न्यूज है, क्या है? अ प्राइवेट वेंचर एम्स टू ब्रेक अ रिकॉर्ड फॉर अ हाईएस्ट ऑर्बिट एंड डू अ स्पेस वॉक इन हेजार्डियस वेन एलन बेल्ट, यानी कि जो ये वेन एलन बेल्ट है यहाँ पर ये स्पेस में स्पेस वॉक करेगा। शेड्यूल्ड लॉन्च 26 अगस्त। कब लॉन्च होगा ये? 26 अगस्त। ठीक है, ये लॉन्च हो चुका है। आगे देख लेते हैं हम इसको। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए इस तरीके का है आपका पोलरिस डॉन मिशन, और यहाँ पर ये एक स्पेस वॉक के लिए, यानी कि स्पेस वॉक का ये मिशन है। आगे इसको देख लेते हैं। सो ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज पोलरिस डॉन मिशन एम्स टू रिवोल्यूशनाइज कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स with a high orbit mission and the first ever private space walk by नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि ये एक प्राइवेट स्पेस वॉक है, और किसके द्वारा? नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। राइट? दूसरी चीज हाई ऑर्बिट मिशन है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब स्टेटमेंट बनते हैं ना एग्जाम में तो इसी तरीके के बनते हैं जो हमें बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल लगते हैं, जिनको हम छोड़ देते हैं, है ना? उसी तरीके से बनते हैं यहाँ पर। आगे देख लेते हैं पोलर डॉन, आपका जो अबाउट पोलरिस डॉन मिशन है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। सो पोलरिस डॉन इज सेड टू बी द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल मिशन। फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल मिशन है, कोई गवर्नमेंट का मिशन नहीं है ये चीज ध्यान रखनी है। और मैं गारंटी दे रही हूँ कि स्टेटमेंट जरूर आएगा जब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सो ये स्टेटमेंट जरूर आएगा कि ये किस एजेंसी या किस किस देश की गवर्नमेंट ने मिलकर के भी इसको लॉन्च किया है मिशन को, बट ये तो एक नॉन गवर्नमेंटल मिशन है, ये हमें ध्यान रखना है। एंड टू कंडक्ट अ स्पेस वॉक, इसके द्वारा स्पेस वॉक कंडक्ट की गई एंड रीचिंग अ सुपर प्रेसिडेंटेड एल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स अबव द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से लगभग 700 किलोमीटर ऊपर ये जो है ये पहुंच चुका है। दूसरी बात, दिस एल्टीट्यूड सरपासेस दैट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आईएसएस, है ना? बहुत न्यूज में था ना अभी उनको, सुनीता विलियम्स को लेकर के। ठीक है, सो इससे भी काफी आगे ये जो पोलरिस डॉन मिशन है ये निकल चुका है, ऊपर जा चुका है, एंड विच ऑर्बिट्स एट अबाउट 400 किलोमीटर। इसकी जो ऑर्बिट है वो कितनी है? 400, और ये कहां पर जा चुका है? 700 पर। सो आप सोचिए कि लगभग 300 किलोमीटर ऊपर आईएसएस से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये जा चुका है। सो इसको कंपैरिजन करके, वैसे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत चर्चा में है, बहुत न्यूज में है, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑर्बिट ध्यान रखना है, किस चीज को लेकर के न्यूज में है ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज जब यहाँ पर बात आती है पोलरिस डॉन मिशन की, इसके ऑर्बिट्स को ध्यान रखना है। नॉन गवर्नमेंटल मिशन है एंड प्राइवेट स्पेस वॉक्स बाय नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स, ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जिस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा ये एस्ट्रोनॉट्स गए हैं फॉर स्पेस वॉक, वो स्पेस क्राफ्ट क्या है, किस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा गए हैं ये जान लेते हैं। सो स्पेस एक्स के बारे में आई थिंक आप लोग भली भांति जानते होंगे, और इनके जो ओनर हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, है ना?
सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो स्पेस एक्स है इसके ओनर कौन है ना। और भी वो बहुत सारी चीजों में अपना उन्होंने सेटअप किया हुआ, उनका बिजनेस चलता है बहुत अच्छे लेवल पर। सो मुझे स्पेस एक्स के ओनर का नाम आप लोग जब ये क्लास देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। विल प्रोवाइड फाल्कन 9 रॉकेट, यानी कि फाल्कन 9 रॉकेट एंड ड्रैगन कैप्सूल फॉर अ मिशन। इस मिशन के लिए जो स्पेस क्राफ्ट यूज किया गया है वो स्पेस एक्स कंपनी का है। फाल्कन 9 रॉकेट, फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स कंपनी का है, प्लस ड्रैगन कैप्सूल, एवं जो ड्रैगन कैप्सूल है वो है यहाँ पर, ठीक है, प्लस ड्रैगन कैप्सूल, राइट। ये यहां पर किया गया है फॉर एंड द स्पेसक्राफ्ट विल अटेम्प्ट टू ब्रेक द एल्टीट्यूड रिकॉर्ड सेटअप बाय नासा जेमिनी 11, राइट। नासा जेमिनी 11 के द्वारा ये किया गया है। एक मिनट, नासा जेमिनी 11, राइट। नासा जेमिनी 11 जो कि 1966 में लॉन्च हुआ था, विच रीच्ड 1373 किलोमीटर ऊपर ये जा चुका है। एंड क्रू एंड लीडरशिप की अगर हम इसकी बात करें, सो द मिशन इज ये जो मिशन है ये स्पेयर हेड बाय द बिलियनियर्स एंटरप्रेन्योर एंड जार्डिन इसानकेम and who previously financed a flew of SpaceX inspiration for 4 missions, the first civilian mission to Earth orbit, जिसमें से कि ये फर्स्ट सिविलियन मिशन है अर्थ ऑर्बिट में जाने वाला। क्लियर है ये चीज आपको? पोलरिस ड्रॉन मिशन के बारे में आगे इसकी हम देख लेते हैं। देखो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा न्यूज में है जो वैन एलन बेल्ट है। वैन एलन बेल्ट बहुत न्यूज में है पोलर डॉन मिशन से रिलेटेड। और अगर पोलर डॉन मिशन से रिलेटेड सवाल आ गया पोलरिस डॉन मिशन तो ठीक है, बट अगर पोलरिस डॉन मिशन से रिलेटेड सवाल नहीं आया तो वैन एलन बेल्ट से रिलेटेड जरूर आएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसके ये दो न्यूज के। सो कंपोजिशन इसका देख लेते हैं। सो द वैन एलन बेल्ट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ट्रैप्ड बाय अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, यानी कि ये जो बेल्ट है वैन एलन बेल्ट जो है इसमें चार्ज पार्टिकल्स है जो कि ट्रैप किए जाते हैं पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के द्वारा, एंड विच प्रोटेक्ट्स द प्लेनेट फ्रॉम सोलर स्टॉर्म्स। जो कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर होता है ये क्या करता है, ये सोलर स्टॉर्म से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है, राइट। एंड कॉस्मिक रेज, जो कॉस्मिक रेज होती हैं अगर वो पृथ्वी तक पहुंची तो यहाँ पर जो जीवन है उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। सो पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फीयर है ये उन चार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है, कॉस्मिक रेज को आने से रोकता है, जो कि हमारे लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जीवन है सबके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, और उससे ये रक्षा करता है पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर। क्लियर? So these belts were first identified in 1958। ये जो बेल्ट है वैन एलन बेल्ट्स ये 1958 में आइडेंटिफाई की गई थी, और यहाँ पर अमेरिका के एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वैन एलन, उन्हीं के नाम पर इस बेल्ट का नाम रखा गया है जिसका नाम दिया गया है वैन एलन बेल्ट, राइट। लोकेशन अगर आप इसकी देखोगे तो द बेल्ट आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। ये जो बेल्ट है अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये जो बेल्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन से 2 पार्ट्स हैं इसके ये भी देख लेते हैं। तो एक इसका पार्ट है इनर पार्ट, राइट, एक है इनर बेल्ट और दूसरी है आउटर बेल्ट। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इनर बेल्ट क्या है, लोकेटेड बिटवीन 680 टू 3000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। जो इनर बेल्ट है वो पृथ्वी के लगभग 680 से 3000 किलोमीटर ऊपर एग्जिस्ट करती है। एंड दिस बेल्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स, हाई एनर्जी प्रोटॉन से बनी हुई है, एंड इट फॉर्म्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन कॉस्मिक रेज एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर ये कैसे बनती है, जब पृथ्वी का, जब यहाँ पर कॉस्मिक रेज और अर्थ के एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन होता है तब यहाँ पर बनती है इनर बेल्ट, राइट। अब हम अगर आउटर बेल्ट की बात करें यहाँ पर, so it's situated at an altitude ranging from 15,000 to 20,000 kilometers above the earth surface, यानी कि इनर बेल्ट से बहुत ऊपर है, राइट।
और प्रीडोमिनेटली कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। देखो जो इनर बेल्ट है वो हाई एनर्जी प्रोटॉन से बनी हुई है, बट जो आउटर बेल्ट है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बनी हुई। तो एक तो ये डिफरेंस है, एक ऊंचाई का डिफरेंस है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सोलर विंड्स, दूसरी चीज ये सोलर विंड से बनती है, बट जो इनर बेल्ट है वो कॉस्मिक रेज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर के जब इंट्रैक्शन होता है तो तब उसकी फॉर्मेशन होती है, एंड वहां पर चार्ज प्रोटॉन मिलते हैं, हाई एनर्जी चार्ज प्रोटॉन होते हैं। क्लियर। हाइट की बात करें तो 680 टू 3000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस यहाँ पर ये होता है। आगे हम देख लेते हैं रेडिएशन रिस्क क्या है यहाँ पर। So the spacewalk during Polaris dawn will expose the crew to higher level of radiation than those on the ISS। जितना ISS पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रेडिएशन है उससे कहीं ज्यादा रेडिएशन होगा जहां पर स्पेस वॉक्स करेंगे ये एस्ट्रोनॉट्स, और हाई लेवल का रेडिएशन होगा जहां पर ये जो मिशन है वो एक्सपोज करेगा उन एस्ट्रोनॉट्स को। राइट। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जी सेट सीरीज क्या है। हम बहुत बार सुनते हैं ना जी सेट के बारे में, है ना। सो देख लेते हैं कि जी सेट सीरीज है क्या। यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, चूंकि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, अभी तो हम पोलरिस डॉन मिशन की बात कर रहे थे, इनर बेल्ट आउटर बेल्ट की बात कर रहे थे, वैन एलन बेल्ट की बात कर रहे थे। सो ये जो जी सेट है हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑर्बिट की बात की कि कितने ऑर्बिट पर ये जा चुका है, आईएसएस कहां पर है ना। जो आपका पोलरिस डॉन मिशन है ये कितने हाइट पर पहुंच चुका है, इसकी ऑर्बिट क्या है। सो इसीलिए हम यहाँ पर जी सेट सीरीज की भी बात कर लेते हैं, सैटेलाइट्स की। पहली बात, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सीरीज रिप्रेजेंट रिमार्केबल कॉन्स्टलेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय द एस्टीम्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया एक कॉन्स्टलेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज है जिसको नाम दिया गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है। एंड दीज सैटेलाइट्स प्लेज एन इंडिस्पेंसेबल पिवटल रोल इन अ वाइड एरे ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज and encompassing vital areas such as the telecommunication, broadcasting, broadband connectivity। यानी कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं जो जी सेट सीरीज के होते हैं ये टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन एंड यहाँ पर आप देखेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आदि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत की रोल ये प्ले करते हैं। राइट। अब हम इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट के बारे में कथन पर विचार कीजिए। देखना क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ टू बेल्ट रेडिएशन फॉर्म्ड बाय द हाई एनर्जी रेडिएशन पार्टिकल्स एंड ट्रैप्ड बाय द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। बिल्कुल सही, सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, द आउटर बेल्ट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम sun and the inner belt results from the interaction of cosmic rays with earth atmosphere। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है। थर्ड क्या है, the अर्थ mission was a significant initiative of NASA to understand the impact of life beyond the Van Allen belt। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब बियॉन्ड द वैन एलन बेल्ट की बात होती है तो इसके लिए द आर्टेमिस 1 मिशन है जो कि नासा ने लॉन्च किया था। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, आंसर होगा हमारा सी। क्लियर, आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी क्योंकि हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे देख लेते हैं हम दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलरिस डॉन मिशन। इस जो न्यूज है इससे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सवाल मान लो पोलरिस डॉन मिशन से आता है तो आपके पास ये है, बेल्ट से आता है तो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है। सो देख लेते हैं इसमें क्या पूछना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। So it's said to be the first non-governmental mission to conduct a spacewalk। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने देखा था अभी। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, the spacecraft will attempt to break the altitude record set by NASA's Gemini 11 mission। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है, कोई सा गलत नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर डी, आंसर है डी। सो दूसरा न्यूज क्या है देख लेते हैं, व्हाट इज रूमी 1। रूमी 1 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अगेन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सवाल है। दूसरी चीज, ये भी जो हमारा क्वेश्चन है न्यूज है यहाँ पर, ये भी स्पेस से रिलेटेड है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। राइट। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है। सो देख लेते हैं, इंडिया लॉन्च इट फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट
रूमी 1 एंड नो ऑल अबाउट इट, यानी कि जो रूमी 1 है ये भारत के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ये आपको ध्यान रखना है, रियूजेबल है, हाइब्रिड है, इसीलिए इसका नाम रूमी दिया गया है। आर से रियूजेबल एंड यहाँ पर एच से हाइब्रिड, है ना, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। एंड रूमी 1 स्टैंड्स आउट फॉर इट्स इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम एंड कंबाइनिंग द एडवांस ऑफ द बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि यहाँ पर जो फ्लूइड का यूज किया जाएगा वो लिक्विड और सॉलिड दोनों ही होगा। सो देख लेते हैं न्यूज क्या है। India achieved a significant milestone in space journey with launch its first reusable hybrid rocket Rumi 1 and developed by Tamil Nadu based, कहाँ डेवलप किया गया है, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया इज कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप। द रॉकेट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, लॉन्च कहाँ से किया गया था, तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, चेन्नई में है ना, तिरुवनंतपुरम से इसको लॉन्च किया गया था और तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, चेन्नई में। एंड कैरिंग अ पेलोड्स ऑफ 3 CubeSats and 50 pico satellites designated to collect data on a global warming and climate change। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। सो इंडिया अचीव्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स स्पेस जर्नी विद लॉन्च ऑफ इट्स रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। ये न्यूज है और इस रॉकेट का नाम क्या है, RHUMI रूमी 1। रिसेंटली ये हुआ है, इंडिया ने अचीव किया है। सो रूमी 1 के बारे में जान लेते हैं। रूमी 1 क्या है, इंडिया फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, पहली बात। दूसरी चीज, it was developed by Tamil Nadu's based startup Space Zone India in collaboration with Martin Groups। and third इसका statement है, it stand out for its innovative hybrid propulsion system and combining the advantage of both liquid and solid fuels। Rumi 1's hybrid design with used solid propellants and the liquid oxidizer and reduce the risk of accidental and detonation of combining these components only the during combustion। राइट यहाँ पर हम बात करेंगे इसके लॉन्च से रिलेटेड। लॉन्च से रिलेटेड क्या बात करेंगे, ये लॉन्च कहां से किया गया था, रूमी 1 वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रोड बीच इन त्रिवंतपुरम इन चेन्नई, यानी कि भारत के ईस्ट कोस्ट से, ये है ईस्ट कोस्ट आपका, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट है, ये है आपका वेस्ट कोस्ट यहाँ पर। यहाँ से ये लॉन्च किया गया है त्रिवंतपुरम से। एंड द रॉकेट कैरिंग 3 क्यूब सैटेलाइट्स, ये जो रॉकेट है 3 सैटेलाइट्स लेकर के ये गया है। एंड 50 पिको सैटेलाइट्स वाज लॉन्च्ड इनटू सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरीज यूजिंग इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोपल्सन इसने यूज किया है। एंड हाइड्रोलिक मोबाइल लॉन्च सिस्टम enabling flexible and adaptable launch operations from the various locations at different angles 0 to 120 डिग्री पर इसका एंगल रहने वाला है। एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजर, देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजर क्या है। ऑक्सीडाइजर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो ऑक्सीडाइजर होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है दैट रिएक्ट रेडिली विद मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल और रिड्यूसिंग एजेंट्स विद नो एनर्जी इनपुट्स, राइट। ऑक्सीडाइजर आर अ सीवियर फर्स्ट हैजार्डस, है ना, and they are not necessarily combustibles but they can intensify the combustion and increase the flammable range for the chemicals, so they ignite more readily, यानी कि फ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील होते हैं, ये ज्वलनशील होते हैं, क्लियर। आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूमी 1। रूमी 1 से रिलेटेड जो सवाल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है सवाल, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज इंडिया फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, द रॉकेट वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय इसरो इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द रूमी रॉकेट इज कंप्लीटली फ्री फॉर फायरवर्क एंड यूज नो TNT, राइट। क्या इसमें कोई TNT का यूज नहीं किया गया है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए इसको, रूमी रॉकेट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ फायरवर्क एंड यूज ऑफ TNT। ये जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पर ये गलत हो जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, देखो फर्स्ट भी सही है, सेकंड थर्ड, यानी कि आंसर हमारा सी होगा, इसका डी नहीं होगा, सी होगा, है ना, आंसर होगा इसका सी।
व्हाट इज द क्वासर? क्वासर क्या है? फिल्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सवाल है, देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड न्यूज है। सो एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर ऑब्जेक्ट 500 ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन। यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है एक ऑब्जेक्ट जो कि 500 ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर है देन द सन, सूरज से बहुत ज्यादा चमकीला है। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है और इसको नाम दिया है क्वासर। क्या बोला है? क्वासर आर एक्सट्रीमली ब्राइट कोर ऑफ गैलेक्सीज पावर्ड बाय द सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एट देयर सेंटर्स। और बहुत बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है एट देयर सेंटर्स, राइट। आगे देख लेते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये न्यूज में क्यों है, वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यूजिंग द यूरोपियन सॉदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO very large telescope, and astronomers recently identified a quasar described as the brightest of its kind and the most luminous object ever observed। अभी तक देखा जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में देखे गए सबसे ज्यादा ब्राइटर है, लगभग 500 ट्रिलियन ब्राइटर है कंपेयर टू सन, है ना। आगे देख लेते हैं क्वासर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्वासर क्या है। सो अ क्वासर इज एन एक्सट्रीमली एक्टिव एंड ल्यूमिनियस टाइप active and galactic nucleus, right? And AGN is a nothing more than the supermassive black hole। यानी कि ये एक supermassive black hole होता है that is the active and feeding at the center of galaxies, right? So all quasar are AGN but not all AGN are quasar। जितने भी quasar होते हैं सब AGN होते हैं। AGN मतलब क्या होता है? एजीएन होता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, लेकिन जितने भी एजीएन होते हैं वो सब क्वासर नहीं होते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है? सो क्वासर इज शॉर्ट फॉर क्वासी सेलेस्टियल एंड रेडियो सोर्स बिकॉज एस्ट्रोनॉमर्स फर्स्ट डिस्कवर्ड क्वासर इन 1963 एज ऑब्जेक्ट दैट लुक्ड लाइक स्टार बट एमिटेड रेडियो वेव्स। ओके, सो क्वासर आर इंटेंस सोर्स ऑफ एक्सरे। जो क्वासर्स हैं ये बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस सोर्स हैं फॉर व्हाट? एक्सरेज, एक्सरेज के लिए, एज वेल एज विजिबल लाइट्स, राइट। सो दे आर मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ एक्सरे सोर्स येट डिस्कवर्ड। अभी तक जितने भी सोर्सेज डिस्कवर्ड हुए हैं एक्सरेज के, सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो यहाँ पर क्वासर हैं, बहुत ज्यादा ब्राइटर हैं एंड दे आर अमंग द मोस्ट ल्यूमिनियस, पावरफुल एंड द वाइब्रेंट ऑब्जेक्ट नोन एज द यूनिवर्स। अभी तक देखा जाने वाला सबसे। ब्लैक होल क्या होता है ये देख लेते हैं। अब ब्लैक होल इज अ रीजन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो ब्लैक होल होता है वो यूनिवर्स में एक ऐसा क्षेत्र होता है, स्पेस में एक ऐसा रीजन होता है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है and that nothing not even light can escape from it। कुछ भी वहां से escape नहीं कर सकता है, प्रकाश भी escape नहीं कर सकता है। it crosses a certain boundary called the event horizontal, right? और जब ये एक certain boundary cross कर जाता है तो उसको event horizontal कहा जाता है। मैंने अपनी एक क्लास में भी ये डिस्कस किया था event horizontal की event horizontal क्या होता है ना। सो यहाँ पर देख लेते हैं। एज अ रिजल्ट ब्लैक होल्स आर इनविजिबल। या इसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसमें समा जाता है टू द नेक्ड आईज एंड कैन ओनली बी डिटेक्टेड इनडायरेक्टली बाय देयर इफेक्ट्स ऑन नियर बाय मैटर एंड रेडिएशन, राइट। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज ईस्टर्न एक्विन एन्सेफेलिटिस वायरस है ये एक, इसको शॉर्ट में EEE बोलते हैं। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है। सो ये हमारा बायो का न्यूज है, जनरल साइंस बायो प्रीलिम्स में हमारा आता है, उससे रिलेटेड न्यूज है। देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है। क्या न्यूज है? न्यू हेमिस्फीयर पेशेंट्स डाइज फ्रॉम रेयर मॉस्किटो बोर्न डिसीज। यानी कि एक प्रकार का मच्छर है, इसके काटने से एक व्यक्ति के, एक पेशेंट की डेथ हो चुकी है, राइट। देख लेते हैं यहाँ पर। So health officials reported that an adult from Hampstead, New Hampshire died from Eastern equine encephalitis and the last record human case of EEE in states was in 2014। इसके पहले 2014 में एक केस हुआ था, बट अभी ये दोबारा से डिटेक्ट होने लग गया है। सिम्टम्स इंक्लूडेड फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं अबाउट ईस्टर्न एक्विन एन्सेफेलिटिस के बारे में, EEE के बारे में, कि ये जो वायरस है ये कैसा वायरस है, ये क्या है। सो इट इज एन एक्सट्रीमली रेयर, यानी कि ये बहुत ज्यादा रेयर है, बट इट इज एन एक्सट्रीमली रेयर
but serious and often fatal infection caused by the EEE virus. बहुत बार ऐसा होता है कि जो फैटल में जो शिशु होता है, न्यू भ्रूण होता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है मदर के थ्रू, एंड इट कॉजेज एंसेफेलाइटिस और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन. इसी को एंसेफेलाइटिस कहा जाता है, और इससे हमारे ब्रेन में क्या होता है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है. और जब एक बार ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग आती है, न्यूरॉन्स गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं, तो बस फिर चीजें यहाँ पर हाथ से निकल जाती हैं, है ना. EEEV यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ईस्टर्न एक्विन एंसेफेलाइटिस जो वायरस होता है कैन इन्फेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड द एम्बीफिशियंस को. यानी कि इसकी जो इन्फेक्टेड करने की रेंज है वो काफी वाइड है. ऐसा नहीं कि केवल ये एनिमल्स को या फिर केवल ह्यूमंस को ही इन्फेक्टेड करता है, राइट. ट्रांसमिशन देख लेते हैं कि इसका संक्रमण जो होता है वो किस तरीके से होता है, क्या उसके सोर्सेज हैं. सो द स्प्रेड ऑफ EEV to mammals including human and horses occurs through the bite of the infected mosquitoes and that fed on both birds and mammals, right. So human case of EEE disease are rare but can cause serious illness. ह्यूमंस में बहुत रेयर है, बट अगर एक बार हो गया तो बहुत ज्यादा सीरियस है और डेथ का भी कारण ये बन जाता है, राइट. आगे देख लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में. सो इट इज पॉसिबल दैट सम पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद EEV विल नॉट डेवलप एनी सिम्टम्स. मतलब कि ये पॉसिबल है कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है EEV से, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई सिम्टम्स डेवलप हो, आप तो उसके सिम्टम्स को देख पाए, समझ पाए. एंड सिम्टम टिपिकली अपीयर्स 4 to 10 days. लगभग 4 से 10 दिन के बाद ये सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं आफ्टर बीइंग बिटन बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज. एंड सीवियर केस ऑफ EEE इन्फेक्टेड बिगिंस विद द सडन onset on headache and high fever, chills, vomiting that may progress into the disorientation and seizures, inflammation to the brain and the coma. और फाइनली क्या होता है, जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति एक वेजिटेशन स्टेट में चला जाता है, राइट. About 30% ऑफ पीपल इल फ्रॉम EEE डाई. यानी कि जो व्यक्ति EEE से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें से लगभग 30% लोग जो पीपल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है. एंड मैनी ऑफ सर्वाइव द इन्फेक्शन आर लेफ्ट विद परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज. अगर उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं तो परमानेंटली न्यूरोलॉजिकल डैमेज उनको हो जाता है. जो ब्रेन में उनको प्रॉब्लम होता है उसका कोई इलाज नहीं होता है आफ्टर इन्फेक्टेड बाय EEE. क्लियर. आगे ट्रीटमेंट देख लेते हैं, क्या ट्रीटमेंट है इसका. सो देयर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट EEE इन्फेक्शन इन पीपल एंड नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर EEE डिसीज. यानी कि अभी तक कोई वैक्सीन इसके लिए नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट है कि भाई कोई पेशेंट है जो इन्फेक्टेड बाय EEE तो उसको यहाँ पर लेकर के जाया जा सकता है, ये विशेष वैक्सीन दी जा सकती है. ऐसा कोई उपचार अभी तक नहीं है. Clear. So treatment focuses on supportive therapy including hospitalization, respiratory support and intravenous fluids and the prevention of other infections. बस यही है कि हॉस्पिटलाइज कर दीजिए पेशेंट को, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दीजिए यानी कि ऑक्सीजन उसको दिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ अदर, दोबारा कोई इन्फेक्शन ना हो उससे रोका जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है. कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईस्टर्न एक्विन एंसेफेलाइटिस. सो 3 स्टेटमेंट हमारे पास है, क्या देखना है इनमें से सही स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, हमें ये यहाँ पर देखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन एक्सट्रीमली रेयर बट सीरियस एंड ऑफन फैटल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द EEE वायरस. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकंड क्या है, इट कॉजेज एंसेफेलाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एंड थर्ड क्या है, EEV can infect a wide range of animals including mammals and birds, reptiles, amphibians. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इन्फेक्शन की रेंज बहुत वाइड होती है. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी. आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी, राइट. अगेन हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है यहाँ पर व्हाट आर डीफेक्स. डीफेक्स क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है. ये जो न्यूज है हमारी डीफेक्स, ये हमारे 2 सेगमेंट्स में आएगी. 2 सेगमेंट्स कौन से, एक तो ये आएगी IT, दूसरी आएगी ये कहां पर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. तो ये 2 सेगमेंट्स में हमारे आएगी जो डीप फेक वाली न्यूज है. एंड प्रीलिम्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेगमेंट्स हैं अलग अलग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, वहां पर ये आएगा. देख लेते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, क्या है न्यूज. साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट रिसेंटली ऑर्डर्ड द क्रैकडाउन ऑन अ epidemic of digital sex crime targeting women and girls who become the
अनविटिंग विक्टिम्स ऑफ डीप फेक पोर्नोग्राफी। यानी कि साउथ कोरिया एक देश है, आपको पता है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने ये अभी ऑर्डर किया है कि क्रैक डाउन ऑन द एपिडेमिक ऑफ डिजिटल सेक्स क्राइम। जो डिजिटल सेक्स क्राइम हो रहे हैं जिसका टारगेट कुछ महिलाएं बनती हैं, लड़कियां बनती हैं, है ना, जो यहाँ पर डीप फेक पोर्नोग्राफी यानी कि किसी का भी फेस लगा करके कहीं पे भी किसी भी गलत साइट पे डाल देते हैं। सो इसको यहाँ पर क्रैक डाउन करने की बात की कि ऐसा कौन करता है, ये क्या है ना, उस चीज की यहाँ पर बात की है। डीप फेक के बारे में जान लेते हैं। डीप फेक क्या है, आपको पता है अभी डिजिटल एज है, बहुत सारी गलत चीजें, लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, है ना। सो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत चीज है। और आगे हम इसको देख लेते हैं, बराबर चर्चा में बना रहता है। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा किसी का फेस कहीं पर लगा दिया गलत, वो उसको गलत तरीके से डिफेम करते हैं लोग, है ना। सो आगे देख लेते हैं। डीप फेक्स आर सिंथेटिक मीडिया इंक्लूडिंग इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि जो ये डीप फेक्स है, ये एक सिंथेटिक मीडिया है, एक बना हुआ मीडिया है, कोई नेचुरल नहीं है। इसमें क्या शामिल होता है, इमेजेस शामिल होते हैं, वीडियोस एंड ऑडियोस, यानी कि आवाज किसी और की होगी बट उसको डीप फेक के थ्रू ऐसा दिखाया जाएगा जिस व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है कि ये उसकी आवाज है। क्लियर। सेम चीज वीडियोस के साथ होती है, सेम चीज इमेजेस के साथ होती है, एंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज, टेक्नोलॉजी जितनी हमारे फेवर में है उतनी ही अगेंस्ट भी है ना। डिपेंड करता है कि आप उसका यूज किस तरीके से कर रहे हो, राइट। Technology that portrays something that does not exist in reality or that event have never occurred। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसी चीजें भी करी जा सकती हैं जो कभी थी ही नहीं, रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। क्लियर। सो ये जो टर्म है डीप फेक, कंबाइंड डीप, ये आया है डीप से, टेकन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। एक तरीके की ये मशीन लर्निंग होती है that involves multiple level of processing and fake addressing that the content is not real। यानी कि डीप का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऐसे लर्निंग की जाती है डीप लेवल पर और ऐसे कंटेंट को क्रिएट करा जाता है जो कि रियल में है ही नहीं। जब रियल में नहीं है तो वो फेक हो गया। सो इसी को डीप फेक, दो शब्दों से मिला करके ये टर्म बना दिया डीप फेक। क्लियर। आगे देख लेते हैं। सो इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट। ये ऐसे लोग बना सकता है, ऐसी इमेजेस, ऐसे फोटोज बना सकता है जो कि रियल में कहीं है ही नहीं। एंड इट कैन फेक रियल पीपल सेइंग, डूइंग नथिंग, डूइंग थिंग्स दे डिड नॉट से और डू। यानी इसके द्वारा ऐसी चीजें कराई जा सकती हैं, बुलवाई जा सकती है जो कि किसी ने रियल में ना बोली है, ना ऐसी कोई फोटो है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल ही फेक फेनोमेना है जो बहुत ज्यादा एक चलन में आ गया है। बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं क्या है। सो द ओरिजिन ऑफ वर्ड डीप फेक, ये जो शब्द है डीप फेक, इसका जो ओरिजिन हुआ है कैन बी ट्रेस्ड बैक इनटू 2017। ये सबसे पहले 2017 में शब्द आया था व्हेन रेडिट आपको पता है एक साइट है, रेडिट यूजर ने विद एक यूजर नेम के साथ डीप फेक पोस्टेड एक्सपर्ट्स वीडियो ऑफ सेलिब्रिटीज। उस समय पर कुछ सेलिब्रिटीज के वीडियोस को किसी का फेस लेकर के किसी और की बॉडी और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया कि जैसे ये उन विशेष व्यक्ति का फेस है वही है ना। ये 2017 का केस है, तब से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। सो डीप फेक टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर नेफेरियस पर्पस लाइक स्कैम, hoaxes, celebrity pornography, election manipulation, social engineering, automated disinformation and attacks, identify thefts and the financial frauds। इतने सारी चीजें डीप फेक के थ्रू हो सकती है। सो कितना खतरनाक है ये आप सोच ही सकते हैं। सोचने से मतलब आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक है। लाइफ का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, किसी विशेष पर्सन को डिफेम ना करे। ठीक है। So deepfakes differs from other and form of false information by being very difficult to identify as false। और इसको पहचानना इतना मुश्किल होता है कि ये false है, ऐसे लगता है ये ओरिजिनल है। आगे देख लेते हैं। So what is machine learning? मशीन लर्निंग क्या है, इसको जान लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। Often abbreviated as ML, machine learning is subsets of artificial intelligence that focus on development of computer algorithms that improve automatically through experience and by use data। Right? In simple terms, machine learning enable computer to learn from data and make decision or prediction without being explicitly programmed to do so। Right? इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीफेक्स। डीफेक्स के बारे में क्या करना है, सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। सो देख लेते हैं सही स्टेटमेंट क्या है।
Deepfake are synthetic media including image, video, audio generated by artificial intelligence technology that portray something that does not exist in reality or event that have never occurred. सही स्टेटमेंट है. एंड सेकंड क्या है, deepfake differ from other forms of false information by being very difficult to identify as false. दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं. आंसर कौन सा है? आंसर है सी. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है SIG 716 राइफल यानी 716 राइफल द प्रिंट की ये न्यूज है. इंडियन आर्मी ऑर्डर्ड फ्रेश बैच ऑफ 73K and Sugar 716 rifles from US under emergency procurement. राइट, यहां पर देख लेते हैं. सो ये द प्रिंट की न्यूज है. आगे देखते हैं हम इसको. कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जितनी भी ये डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइंड अ रिपीटेड ऑर्डर ऑफ 73,000 SIG 716. ये नाम है राइफल का. SIG 716 rifles from SIG Saucer of a US and delivers from expected to be completely by end of 2025. जो 73,000 SIG 716 राइफल्स ऑर्डर की है वो उम्मीद है कि 2025 का एंड होते होते भारत में उनकी डिलीवरी हो जाएगी. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये यहाँ पर साइन किया है. इसको देख लेते हैं अबाउट SIG 716 राइफल के बारे में कि ये क्या है. सो इट इज एन अमेरिकन मेड ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है. ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है, ये ध्यान रखना है. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फायरमैन मेकर SIG Saucer, इसलिए इसको नाम दिया गया है SIG. राइट, एंड इन इंडिया द आर्मी हैज एक्सटेंसिवली इंटीग्रेटेड द SIG 716 इनटू इट्स रैंक particularly for troops operating in the mountains area and the critical border region. जो भारत की आर्मी फोर्स क्रिटिकल एरियाज में रहती है ना, डिप्लॉय किया हुआ है उनको, जो बॉर्डर पे है वहां पर ये जो राइफल है बहुत कामगार है, बहुत कारगर है, इसीलिए इसको ऑर्डर किया गया है. असॉल्ट राइफल्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. सो असॉल्ट राइफल्स आर लाइट वेट एंड मैगजीन फेड फायरमैन दैट आर डेजिग्नेटेड फॉर द रेंज ऑफ engagement and they are capable of firing intermediate cartridges, are known for their versatility and effectiveness and the various combat situation. Right, so the term assault rifles is often used to describe a specific type of military and the firemen that combine features of both rifles and the submachine gun. And the most commonly known assault rifle today are AK series, है ना, बोलते हैं ना AK-17. so that originate in Russia, US military and equivalent base of Eugen Stern origin in AR-15 design. इससे रिलेटेड जो सवाल है वो देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SIG 716 राइफल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज एन अमेरिकन मेड ऑटोमेटिक राइफल है, असॉल्ट राइफल है, बिल्कुल सही है. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय US फायरमैन मेकर SIG Saucer, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सही कथन का चुनाव करना है. आंसर कौन सा है? आंसर हमारा है बी, सी. दोनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, सी आंसर है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सोलर पैराबोलिक टेक्नोलॉजी. प्रीलिम्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है एंड इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है. देख लेते हैं क्या है. एज द वर्ल्ड grappled with the urgent need of transition the renewable energy solar parabolic technology, यानी कि ये एक रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है. सोलर पैराबोलिक टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग एज अ पोटेंशियल ट्रांसमिशन सॉल्यूशन. राइट, देख लेते हैं अबाउट सोलर पैराबोलिक टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या. सो इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी. दूसरी चीज, इट इज ओनली इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बट आल्सो एड्रेसेस द लिमिटेशंस दैट हैव लॉन्ग प्रोग्राम ट्रेडिशन फोटोवोल्टिक सिस्टम. क्लियर है? वर्किंग कैसे है, ये कैसे काम करता है? सोलर पैराबोलिक ऑपरेटिंग यूजिंग द पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर सिस्टम PTC. सो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग parabolic mirror that focus sunlight into the receiver tube placed at the focal line of the mirror and the concentration of solar energy heats the fluid. फ्लूइड को हीट करेगा जो सोलर एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन होगा विद रिसीवर, जो रिसीवर के अंदर है ना, विच कैन देन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी एंड प्रोवाइड डायरेक्ट हीट टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस. और डायरेक्ट हीट इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए यहाँ से फिर प्रोवाइड किया जाएगा. राइट, सो पैराबोलॉइड क्या है ये भी देख लेते हैं.
पैराबोलॉइड इज अ 3 डायमेंशनल सरफेस जनरेटर है, यानी कि ये एक जनरेटेड है बाय रोटेटिंग द पैराबोला अराउंड इट्स एक्सिस, है ना, and it is a fundamental shape in mathematics and make a variety of applications in engineering, physics and other field also. इससे रिलेटेड जो सवाल है वो देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी. 3 स्टेटमेंट है. हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी, सही है. एंड सोलर पैराबोलॉइड्स ऑपरेटिंग यूजिंग पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर्स, बिल्कुल सही बात है. इट हैज लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सोलर पैराबोलिक सिस्टम आर स्केलेबल एंड कैन बी डिप्लॉयड इन द वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस. चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं. आंसर होगा हमारा डी. आंसर होगा यहाँ हमारा डी. डी आंसर होगा यहाँ पर. आंसर होगा डी. क्लियर? सो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.